ये रेडियो लेक्सिटी है मित्रों। आपको ध्यान होगा कि पेड़ वैसे बहुत सारे लोगों का बसेरा होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मानव जो पेड़ पे अपना बसेरा ढूंढते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे बीच मौजूद, इनका नाम है केपी सिंह। आपका स्वागत करते हैं। सिंह साहब, बताएं कि पेड़, उनसे जुड़ाव और पेड़ों में बसेरा बन सके, ये विचार सबसे पहले कब और कैसे आया? ये सन 1999 की बात है। यहाँ पर एक चित्रकूट नगर में जगह हुआ करती थी, करीबन 60-70 बीघा ज़मीन, जो कुंजड़ों की बाड़ी कहलाती थी। और वहाँ पर फलों के वृक्ष हुआ करते थे, जो ये प्रजाति इनका व्यवसाय करती है फलों का ही, तो उन्होंने लगा रखे थे। लेकिन जनसंख्या के दबाव में वहाँ पर उस जगह को कॉलोनी बनाने के लिए चेष्टा करके कॉलोनाइजर्स ने ख़रीद लिया, तो वहाँ पर पेड़ जो थे वो काटे जाने लगे। तो हम लोगों की संवेदना जगी, तो हम लोगों ने उनसे कोशिश ये की कि इन पेड़ों को काटा ना जाए, बल्कि इनको विस्थापित कर दिया जाए। तो उसमें दबाव में कई बातें हुई, और उस लंबी चौड़ी बात के बीच में संक्षिप्त में ये कहूँगा कि ये हुआ कि इतना समय, इतना पैसा, बहुत कुछ हो गया। तो हमने एक सुझाव दिया कि पेड़ों पे मकान भी बनाए जा सकते हैं और रहा जा सकता है उनको जीवंत रख के। तो उन्होंने मेरे को इस बात के लिए कहा कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप करके बताइए। हमने ये बस एक चैलेंज था जिसको हमने स्वीकार कर लिया, और एक शुरुआत हो गई। ये बताएं सिंह साहब कि इससे पहले भी पेड़ पर बसना, घर बनाना, ये तो बहुत बात की बात है। कहीं ना कहीं पेड़ों से जुड़ाव, लगाव, अपनापन आपको रहा होगा। जी हाँ, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पर प्रकृति के प्रति बड़ी संवेदनाशील व्यक्ति हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो हमारे सनातन धर्म में भी अपनी जीवन यात्रा को 4 आश्रमों में बांट रखा है, और जिसमें अंतिम पड़ाव से पहले जो एक महत्वपूर्ण है वो वानप्रस्थ आश्रम है। तो वो परिवार संस्कृति से मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ था। और मैं अजमेर में जहाँ रहता था, हमारे वहाँ पर जो बंगला था उसमें नहीं होगे तो सैकड़ों वृक्ष लगे हुए थे, और आच्छादित परिसर था। तो वो एक मन में बचपन से एक इनके प्रति जुड़ाव था। सिंह साहब, ये पेड़, आपके घर में जो पेड़ है, ये आपका घर जिस पेड़ में है, वो कौन सा पेड़ है? और जब आप वहाँ जाने लगे, शिफ्ट हुए, तो कैसी स्थिति में था, कितने साल का था? ये आम का पेड़ है, और जिस व्यक्ति ने लगाया उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। उसने आम को पेड़ में जो लगाया था उसमें कलम लगा दी थी। तो इसमें एक तरफ चूसने वाले आम आते हैं और एक तरफ काटने वाले आम आते हैं। और जब मैंने इस जगह को अपने उसमें लिया, तो उस वक्त उसकी जब हमने मकान बनाने की लिए पहले प्रक्रिया ये थी कि जाना जाए कि उस वृक्ष की आयु क्या है। और आम की पेड़ की आयु होती है 150 वर्ष, और उस वक्त जब मैंने इसको लिया था तब ये उसकी आयु थी 67 ईयर्स, 67 वर्ष इसकी उम्र थी। और ये बताएं कि 67 वर्ष की उम्र में भी, चूँकि बहुत सारी पेड़ों के साथ दूसरी समस्याएं भी होती हैं, एक तो ये पथरीला इलाका है और दूसरा ये कि दीमक की भी समस्याएं हुआ करती हैं, तो ये बिल्कुल स्वस्थ था। और आगे भी भविष्य में दीमक न लगे या दूसरी दिक्कतें न हो, खाली इस पेड़ या दूसरे पेड़ों को बचाने के लिए ऐसा कुछ काम भी आपने शुरू किया? जी हाँ, इसमें सबसे जो पहले भी जो व्यक्ति ने जो लगाए हुए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कुंजरों के ये पेड़ था, तो उसमें बीच में, पेड़ के बीच में जब वो बढ़ता है या होता है तो एक कुछ गोबर और मिट्टी से बीच में रख देते हैं, तो उससे एक खोखलापन बीच में आ जाता है, और जिसके अंदर वो नीम या दूसरी जो भी उनकी प्रजाति की जानकारी है उसके हिसाब से वो उसमें वो डाल के रखते हैं, ताकि उस पेड़ को उसका रस मिलता रहे और ऐसी दुविधाओं से वो दूर रहे। तो उसमें हर साल नीम का तेल जो है वो डालते हैं, और उसके साथ में एक ऑर्गेनिक खाद का भी कुछ रस डाल दिया जाता है, ताकि उस वृक्ष की बढ़ोतरी भी होती रहे, स्वस्थ भी रहे, और इस प्रकार की उसमें जीव जंतुओं का प्रभाव ना पड़े। सिंह साहब, ये थोड़ा सा नीम का तेल कैसे निकालते हैं और उसका प्रोसेस, और उससे क्या कुछ मदद होती है पेड़ों को, थोड़ा सा ये भी बताएं। नीम का तेल निकाला जाता है नीम की निबोलियों से, और ये प्रक्रिया करने का काम करने वाले व्यक्ति दूसरे होते हैं जो वो तेल निकाल लेते हैं इसका
नीम का, निबोलिया कहते हैं, और उस नीम की खल को खाद की तरीके से इसमें डाल दिया जाता है, जो बचता है उसको भी। और इसको जब उसमें आप डालते हैं तो नीम का तेल जब उसकी जड़ पेड़ के तने के साथ वृक्ष की डालियों में हर जगह पहुंच जाता है और वो दीमक से इसकी सुरक्षा करता रहता है। और जो खल है उसके से जो रस मिलता है उससे उनकी पत्तियों का ज़्यादा फैलाव, बढ़ाव और भी होता है। आप को अंदाज़ा मैं थोड़ा सा ये बता दूं, इसमें शायद उन लोगों ने इतना इसका ध्यान नहीं रखा था प्रजाति ने उस वक्त। जब मैंने लिया उसके बाद इसका जब ध्यान रखा, तो जब मैंने ये वृक्ष पे अपना मकान बनाया था तो मैं 2 मंजिली बना पाया था। आज उसमें 4 मंजिल है और उसके बावजूद उस वृक्ष का फैलाव अब करीबन 60 फीट व्यास का तो उसकी डालियों का वो है, और वो ज़मीन से सबसे ऊपर की शाखा की जो दूरी है वो कम से कम 80 से 90 फीट की दूरी पे है। यानी काफ़ी हिष्ट पुष्ट पेड़ है वो। पेड़ हो गया है। ये रेडियो लेक सिटी है, हमसे बातें कर रहे हैं के.पी. सिंह। आप एक वृक्ष प्रेमी हैं। सिंह साहब, आम एक तरह से भारत का मूल वृक्ष कहा जाता है, और देखा जाए तो चित्रों, हमारी सभ्यता, और लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आम जैसा, जिसे फलों का राजा भी कहते हैं, कि इससे श्रेष्ठ फल शायद दुनिया भर में उपलब्ध नहीं है। जी। लेकिन आमों की स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है। जहाँ कमर्शियल लोग आम उगा रहे हैं, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में, इधर गुजरात में, या इधर महाराष्ट्र में, या कुछ दक्षिण में, जो भी, वो आम की खेती ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे फसल ले सकें, और उस फसल लेने के लिए बहुत सारे वो कीटनाशकों का प्रयोग उसमें करते हैं। प्राकृतिक आम धीरे धीरे उनका दायरा कम हुआ है, शहरीकरण बढ़ा है, वन घटे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं, और क्या आमों के वे दिन जिनके साक्षी आप बचपन में वापस लौटेंगे? ज़रूर से। ये प्रक्रिया बहुत समय पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब लोगों की समझ में आ गया कि ये जो जैविक वस्तु है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रकृति का जो मूल रूप है वो वापस से लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो बाद में सीड्स, बीज और इनमें जो जैविक उत्पादन करके लोगों ने जो किया, लेकिन उनके जो रिज़ल्ट आए बाद में, जो उसके परिणाम आए, वो इतने ख़राब हुए कि लोगों को एक तो स्वस्थ वस्तु नहीं मिली और लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। लेकिन वापस ये लौट के आने लगा है, और आज आप देखेंगे कई लोगों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। जो हमारे यहाँ पहले आम ही नहीं, दूसरे अनाज और दूसरी जो चीज़ें थी, उनके मूल बीजों को वापस लाके और लोगों के साथ शुरुआत कर दी है लोगों ने बनाने की और करने की। और एक समय वापस आएगा कि जैसे फर्टिलाइज़र में चेंज आया कि आज जो फर्टिलाइज़र है वो वास्तव प्राकृतिक फर्टिलाइज़र वापस काम में लाएं, वरना तो इनसे ज़मीन ख़राब हो जाती है और बाद में ऊसर ज़मीन हो जाती है। इसी तरीके से वृक्षों में और फलों में और अनाज में भी वापस परिस्थिति वापस लौट के अवश्य आएगी, ये मेरा विश्वास है और मैं देख भी रहा हूँ। सिंह साहब, थोड़ी सी मेवाड़ और थोड़े से वागड़ की भी बात करते हैं। यहाँ भी आम के खूब वृक्ष रहे, मेवाड़ और वागड़ में भी आम की महिमा रही, और कुछ गांव तो मशहूर ही इसीलिए थे कि वहाँ की कैरियाँ, आम बहुत अच्छे हुआ करते थे। ये मेवाड़ और वागड़ में आम कैसे हैं, इनकी क्या स्थिति है? क्या मेवाड़ के भी आम वाले दिन लौटेंगे? अवश्य, क्योंकि आप अगर देखेंगे बांसवाड़ा और उधर के क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आज भी बांसवाड़ा के आम की मिठाई मशहूर है। प्रतापगढ़ की भी और पूरे मतलब बांसवाड़ा क्षेत्र कहा मैंने, तो प्रतापगढ़ भी उसका एक हिस्सा, अब ज़रूर से एक नया ज़िला बन गया वो, लेकिन कभी पहले वो उसी का हिस्सा हुआ करता था। तो वहाँ की जो आम की रस है उसकी जो मिठाई बनती है, और वापस लोगों ने उसी तरीके के पेड़ लगाना भी शुरू कर दिया ताकि उनकी उत्पत्ति चलती रहे और वो व्यवसाय के तौर से भी काम में आ सकते हैं। सिंह साहब, अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके घर की। आपने ये कब पहली बार सोचा कि इस पेड़ पर भी आशियाना बनाया जा सकता है? और दूसरा, पेड़ पर घर बनाने का सोचना अलग चीज़ है, उससे प्रैक्टिकल में लाना सच में दिक्कत होता है। एक तो कौन सी डाली जो है वो कितना वज़न ले पाएगी, या उसके साइड में जो बनाते हैं तो किस डाली को कितना छेड़ा जाए ना छेड़ा जाए, इसकी ग्रोथ ना रुक जाए, भविष्य में ये डाली या ये तना और कितना बड़ा हो पाएगा, उतनी जगह हम छोड़ें या ना छोड़ें।
उसके बाद कहाँ कौन सा कितना वज़न हम दें ना दें, ये बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। तो सबसे पहले तो कल्पना कब हुई और उसके बाद जब आपने काम शुरू किया, क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिकली आपको लगीं? जब हमने इसको शुरू किया था तो सर सबसे पहले परेशानी तो ये हुई, हम पेड़ को समझ ही नहीं पाए थे। उसको समझना बहुत ज़रूरी था, वरना तो हर एक का इच्छा ही होती है कि मेरा इतना बड़ा मकान होना चाहिए, इतना ही सब कुछ होना चाहिए। जब हमने उसमें बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो सबसे पहले हमने कोशिश ये की कि बजाय स्टील ग्रिड बनाने के हम बांसों से और उनसे उनका जाल बुना, और जब बना के हमने रखा, देखा शाम को जो हम करके जाते थे तो सुबह आते थे तो वो टेढ़ा मेढ़ा और तिरछा किया हुआ मिलता था। यानी जो सपोर्ट आप लगाते थे वो टेढ़ा मेढ़ा मिलता था। टेढ़ा जी। मिलता था क्योंकि हम डालियों पे ही पेड़ को के साथ उसको बना रहे थे, नीचे से वो नहीं करके। और उसके पीछे सोच ये थी कि सामंजस्य एक ऐसा होना चाहिए कि पेड़ के साथ ही मकान हो, वो उसी का जैसा हो और उसकी जो उसकी क्षमता है उसी के हिसाब से बना हुआ। तो पहले तो हमें लोगों ने डरा दिया, कहने लगे ना इस पे नारायण का निवास होता है आम के पेड़ पे, और आप इस पे अपना ऐसा घर बना रहे हैं तो वो आपको बनाने नहीं देंगे वो कभी भी। तो हम भी थोड़ा चिंता में, फिर बाद में हमने उसका साइंटिफिक रीज़न ढूंढना शुरू किया। तो आम की या किसी भी वृक्ष की डाली सुबह से शाम तक कुछ घूमती है सूर्य की रोशनी के साथ, और ऋतुओं के साथ भी उसका वर्टिकल इंक्लिनेशन भी चेंज होता है। ऋतु के साथ कैसे? मतलब बारिश की ऋतु में वो सबसे नीचे झुकी हुई होगी और शरद ऋतु में वो सबसे तनी हुई होती है। वाह। और ये उसका एक प्रकृति का नियम है उन पेड़ के साथ। और ग्रीष्म ऋतु में शिथिल सी होती है, लेकिन बीच में रहती है, लेकिन शिथिल होती है वो। तो वो हमने पहले समझा कि अच्छा ये पेड़ इसलिए हम जो जाते हैं, और उसको इतना कस के जो बांध के गए थे तो उसकी वजह से वो जब वो घूमी डाली तो उसने उसको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया। फिर हमने उस प्रक्रिया को पूरा समझा। इसी तरीके से सॉरी, वो जो वृक्षों को हम, क्योंकि हमने शायद आपसे नहीं मैंने पहले इसका विचार किया होगा, हमने डाली तो क्या, हमने एक पत्ती भी तोड़ी नहीं उस वृक्ष की, क्योंकि हम उसके साथ रहने गए। उसने हमें उसका सम्मान करके ही उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो उसमें जो जगह बनाई गई हुई है वो इस तरीके से कराई हुई है कि वृक्षों का फैलाव और बढ़ाव होता रहे। तो जब मैंने लिया था वो करीबन 35 फीट व्यास का था पेड़, वो आज मैंने जैसे पहले बताया आपको 60-70 फीट उसका व्यास है उसकी डालियों का, और उसकी ऊंचाई जो है वो करीबन आज 70 से 80 से ऊपर फीट की ऊंचाई है। और जब मैं गया था तो वो केवल 40 फीट की ऊंचाई का था। उसकी शाखा की सबसे ऊपर ऊंचाई 40 फीट हुआ करती थी। तो मैं केवल 2 मंजिला मकान ही शुरू में उसमें बना पाया। आज वो 4 मंजिल का, और अभी उसको मेरे को वापस बढ़ाना पड़ेगा ताकि उन डालियों का सपोर्ट हो जाए, वो वापस उनके साथ जब वो झूमती हैं तो मकान भी जो है वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो मकान भी उन डालियों के साथ झूमता है, हिलता है, जिससे उनमें एक दूसरे के प्रति विपरीत दिशा में वो उन पर दबाव नहीं रहे और वो उनमें अंदर वो बना रहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी होर्डिंग इस तूफान में टूट गई, लेकिन इस मकान में न तो कोई डाली टूटी, न उस मकान की कोई क्षति हुई है। सिंह साहब ये बताएं कि सपोर्ट जो है, पूर्णतः मकान का सपोर्ट इस पेड़ की डालियों पर भी है, या आपने नीचे भी कुछ और भी सपोर्ट में कुछ चीज़ें साइड में खड़ी की हैं? ये मकान जो बनाया गया है वो स्टील ग्रिड से बनाया गया हुआ है, और वो अलग अलग उसमें क्षमता इस तरीके रखी हैं कि वो डालियों के ऊपर उसका सपोर्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर वो तने के ऊपर चला जाता है। लेकिन जो फैलाव है उसके हिसाब से 3 तरफ जो है वो 2 इंची के पिलर लगे हुए हैं, पाइप, जिसके ऊपर प्लेट लगी हुई है। उस प्लेट के ऊपर कैसेट रोलर्स तरीके, आपकी कुर्सियों के नीचे आपने देखे होंगे ना, व्हील लगे होते हैं जो चारों तरफ घूम जाते हैं चारों दिशाओं में, वो स्टील ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो डालियाँ जिस हिसाब से झूमती हैं उस हिसाब से वो उस एक पिवट के ऊपर वो मकान घूमता रहता है और वो तने के ऊपर उसके साथ उसका वो चला जाता है। सिंह साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पेड़ के साथ आप रहने गए थे, तो कभी उससे गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है? वो क्या इस चीज़ की सहमति देता है कि जी हाँ आपने मेरे यहाँ बसेरा बसाया, मैं अनुमति देता हूँ और मैं खुश हूँ या नाखुश हूँ? आप इसका अनुमान इसी से लगाते हैं कि लगा लें कि खुश हैं वो,
कि उसमें वृद्धि हुई है, और वृद्धि भी इतनी कई गुना हुई, और उस अकेले पेड़ से 100 किलो आम प्रति वर्ष उतरते हैं। और हमने वहाँ पर जो भी रहने वाले जीव जंतु हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि जब तक वो नहीं होंगे वहाँ उसका परागीकरण नहीं होगा और उससे फल भी नहीं निकलेंगे। और ये उसकी एक और आप कभी आकर वहाँ देखें तो पेड़ पे अगर साथ रहेंगे थोड़ा, तो आप देखेंगे वो जब आवाज़ आती है उसमें वो उसका तरीका है बात करने का, वो आपको समझना पड़ेगा, और अब वो अनुभव से ही हो सकता है, शब्दों में उसका बयान नहीं किया जा सकता। ये रेडियो लेक सिटी हमसे रूबरू हैं उदयपुर के केपी सिंह। आपने एक पेड़ पर बसेरा बसाया है। सिंह साहब, ये पेड़ पर जिसे हम ट्री हाउस कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये प्रयास और अनुभव कैसा है, और क्या आप ये सुझाव और लोगों को भी देंगे कि वे लोग भी पेड़ पर कोई ना कोई बसेरा मचान कुछ बना कर रखें? अगर उनके घर के आसपास पेड़ है, नहीं तो लगाएं। ज़रूर से। देखिए, कई आपने कथाएं सुनी होंगी, उसमें अगर किसी को, एक राजा थे जिनके लिए ये कहा था, जब चक्रवर्ती हो गए तो उन्होंने कहा मैं अमर होना चाहता हूँ, तो लोगों ने कहा सोने की मूर्ति बना, तो उन्होंने कहा उस पर आके बीट कर देगा तो मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी। फिर कहा कि आप अच्छा ग्रंथ लिखें, तो उन्होंने कहा केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच में ही रहूँगा। तो एक जो उनका दरबान था उसने कहा अगर मुझे अभयदान दिया जाए तो मैं आपको अच्छा सुझाव दे सकता हूँ। उन्होंने कहा तो मैं दिया। तो उन्होंने कहा फलों के वृक्ष लगाइए। आप एक लगाएंगे, उसके जो वृक्ष होंगे उसके बीच से सैकड़ों की संख्या में वो फैल जाएंगे, और वो जो भी आदमी उसकी छांव में आके बैठेगा वो याद करेगा कि किसने लगाया। और केवल आदमी ही नहीं और जो जानवर ही नहीं, लेकिन पशु पक्षियों को जिनको उसमें घर बनाने का, घोंसला बनाने का, रहने का, उनके फलों को खाने का मिलेगा, तो हमेशा आपके गीत गाएंगे, तो आप अमर हो जाएंगे हमेशा के लिए और बढ़ते रहेंगे। तो ये एक परिपाटी जो हमारे सनातन धर्म में समाजी हुई है, वो उसको इसका सम्मान करना चाहिए। और जहाँ तक है ये मकान नहीं, ये एक घोंसला है जिसके कोई दरवाजे नहीं होते हैं। हर एक आदमी की प्रविष्टि वहाँ अनुमति है, लेकिन सामाजिक दबाव में जो कुछ लोग, उच्छृंख लोगों की वजह से मेरे को उसकी जगह को इस तरीके से करना पड़ा कि उसमें सीढ़ी ऐसी लगानी पड़ी कि वो रिमोट से उठा के ऊपर अगर आप कर दें तो नीचे से उसका संपर्क कर जाता है, फिर आप ऊपर चाहें जैसे रहें, ये सब कुछ। और उसमें कोई ताले नहीं है मकान में आज। जी केपी सिंह जी, थोड़ी सी बात, चूँकि आपने हमारी परंपरा की तो ये प्रश्न आपसे पूछना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि भारतवर्ष में वृक्ष की महिमा रही है। जी हाँ। और शायद रहनी भी चाहिए, चाहे जितने बाहरी दबाव या भौतिक दबाव हम पर हो। और हमारे यहाँ पर एक अद्भुत बात ये भी रही कि हमारे यहाँ पर अध्यात्म को और ख़ास तौर पर मोक्ष को भी वृक्षों से जोड़ा गया। ये तक माना गया कि आप जो भी बोधिसत्व हुए, बुद्धत्व की भी जिन्हें प्राप्ति हुई है, उनमें से ज़्यादातर लोग स्वयं ये कह गए कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति वृक्ष के नीचे ही हुई। अर्थात वृक्ष की महिमा हमारे यहाँ थी, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति और संसार से दूसरे संसार में जाने की प्रक्रिया का भी वृक्ष साक्षी रहे। बताएं कि आपके वृक्ष से खुद के व्यक्तिगत अनुभव हैं, ये बात कितनी प्रामाणिक है? आप इसको अगर उस प्रमाणता के लिए बात करना चाहें तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके इस बात को सिद्ध करना चाहूँगा। मेरा इस पेड़ से मकान का जुड़ाव जैसे हुआ, मैं जिन लोगों को नहीं जानता था उन लोगों ने से भी मेरे संपर्क हो गए केवल इसी से, एक इसी पेड़ पे कि एक ऐसा मकान बना हुआ है जो कि पेड़ पे है और वो इतना बड़ा है और ऐसा है, उसमें सब सुविधाएं हैं, और पेड़ वहाँ पर उस तरह वृक्ष भी है जो देता है फूल फल भी दे रहा है इस तरीके से। तो ये एक संपर्क जो बना, जो हुआ, तो वो कैसे हुआ? एक माध्यम हमारा ये पेड़ ही था। ये खाली एक इमारती लकड़ी नहीं है, ये एक जलाऊ लकड़ी नहीं है, ये संवाद की और संवाद बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण ही नहीं है, एक माध्यम भी है। केपी सिंह जी, जाते जाते उदयपुर के लोगों से क्या कहेंगे? प्रकृति ने उदयपुर को बहुत दिया है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। केवल हमें खाली मकान और दुकान और व्यवसाय की बात नहीं, लेकिन प्रकृति के सम्मान के प्रति भी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। और इसके कई उदाहरण हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण, जहाँ मैं चित्रकूट नगर में रहता हूँ, उसके पास की जो पहाड़ियाँ हैं उनको वापस वृक्षादित करने के लिए यहाँ की एक
औद्योगिक जो परिवार है उन्होंने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और उन्होंने पिछले 3 सालों में नहीं होगा तो कम से कम 35,000 वृक्षों का रोपण किया है। और आज वो पहाड़ियाँ हरी भरी आच्छादित होके खाली फूल फलों से ही नहीं बल्कि एक लुभावना लुक देती हैं। इसी तरीके से सब लोगों को सोचना चाहिए कि हम वृक्षों का और हमारे जीवन में कितना, और अगर ये माना हुआ होता तो आज जो एक ऑक्सीजन की कमी और दूसरी चीज़ों की वजह से जो लोग बाग तड़प रहे, वो सारा तड़प देखने को नहीं मिलती। केपी सिंह जी, आपको लेक सिटी और रेडियो लेक सिटी का सलाम।